देखो बेटा, हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? क्या हमने 3.2 जो है वो कंप्लीट कर ली थी? एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी क्या बेटा हमने? एक्सरसाइज 3.2 क्या हमने कंप्लीट कर ली थी? जल्दी से रिप्लाई करो जो जो बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं। संजय कुमार, हर्ष रातावल, आदित्य, हाँ जो बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं बेटा एक बार रिप्लाई कर दो, क्या 3.2 कंप्लीट कर ली थी क्या हमने? अगर 3.2 कंप्लीट कर ली थी तो आप बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा कुछ एग्जाम्पल और करवाने हैं क्या, या 3.2 में कोई क्वेश्चन? नो सर, 3.2 में बताओ बेटा कौन सा रह रहा है? कुछ पार्ट अगर बचा हुआ है तो मैं करवा देता हूँ। कौन सा पार्ट बचा हुआ जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर बेटा 3.2 में क्वेश्चन नंबर जल्दी बताओ। 9, 10 हो गया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या हो चुका था? ठीक है बेटा बताओ। नो सर, कौशिक फटाफट रिप्लाई करो, क्या क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हो चुका था क्या? रिप्लाई नहीं कर रहे हो बेटा, कैसे अच्छे हो? मेरी भाई आवाज़ नहीं आ रही, मेरी वॉइस आ रही है? आप लोगों को फटाफट रिप्लाई करो, आगे बढ़ते हैं फिर हम। वॉइस आ रही है तो फटाफट बताओ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वापस बता देता हूँ, अगर कर भी लिया हो तो देख लेना। cot -15 π/4, cot -15 π/4 हमें जैसे इसकी वैल्यू निकालनी। देखो बेटा ध्यान से, आ रही है आवाज़? वेरी गुड। कौन? अरे खुशी चौधरी, ठीक है बेटा। देखो अब आगे बाकी सब बच्चों को कंप्लीट वॉइस, ऑडियो, वीडियो किसी में दिक्कत नहीं है ना, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं बेटा इसमें हमें क्या फाइंड करना है। इसमें दे रखा है आपको cot -15 π/4, इसकी वैल्यू निकालनी है। एंगल की वैल्यू निकालना सीखते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले जो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो कौन सा करेंगे? -θ वाला। तो -θ, cot -θ का एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, तो वो कौन सा होता है बेटा? cot -θ, ये फॉर्मूला कौन सा होता है? तो cot -θ इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? अगर हम इसमें देखना चाहें cot -θ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ में आपका cot नेगेटिव होता है, तो ये आ गया -cot θ। तो ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या है? cot -15 π/4 इज इक्वल्स टू -cot 15 π/4। ये आता है बेटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम cot -15 π/4 को इसमें कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास ये आता है। यहाँ आपके पास में बेटा देखो, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लें और लास्ट में माइनस लगा दें तो एक ही बात है। तो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ cot 15 π/4, इसको सोल्व करते हैं, फिर माइनस लगा देंगे, बाद में आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे बेटा इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? मैंने कहा था डिवाइड करो आप cot। अब यहाँ से देखो, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3π + 3π/4, एक ही बात है बेटा। या तो आप इसको ऐसे लिखो, या फिर आप इस 3π/4 को, जो ये 3π/4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ π - π/4, एक ही बात है, π - π/4। तो ये 3π/4 ही बचता है। तो यहाँ से क्या लिखें इसको? cot 3π + π - π/4। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आ गया बेटा समझ में? तो ये आपके पास आ गया बेटा 4π -
π/4। अब आपको मैंने बताया था कल कि 4π की लाइन कौन सी होती है बेटा, ये 0 की लाइन होती है, ये π/2 होता है, ये पाई की होती है। फिर आप एक रोटेशन पूरा करते हो 2π की लाइन आती है, 2 रोटेशन पूरे करते हो तो वहाँ आपके पास जो लाइन आती है वो आती है आपके पास 4π की। एक सिंगल रोटेशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो लाइन आती है वो 2π की होती है। डबल रोटेशन कंप्लीट करने के बाद जो लाइन आती है बेटा वो आती है 4π की। तो ये आपके पास वही लाइन है जो 0 वाली है, ये लाइन 0 वाले की तरह हम तो 0 वाली लाइन बोलो या 4π वाली बोलो। अगर हम उसमें से कुछ माइनस करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे बेटा, 4th में जाएंगे। तो ये आपका 4th क्वाड्रेंट आ जाएगा। 4th क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव माइनस कॉट π/4। और बेटा कॉट π/4 की जो वैल्यू होती है, π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हम बता सकते हैं माइनस, तो ऐसे कैसे बाहर वाला, और वो होता है 1। तो बेटा आपका जो आंसर आया -1 आया। ये -1 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। तो जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो एक माइनस इसमें पहले से था और उसका आंसर भी -1 आया है, मतलब इसका आंसर 1। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। जिन बच्चों ने इस टॉपिक को बीच में ज्वाइन किया है उन बच्चों के लिए बता दूं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक जितना कवर हो चुका है वो शायद YouTube पे डल गया होगा, वहाँ से कवर कर लेना। और हमने अभी तक इस टॉपिक का सिंपलेस्ट पार्ट किया है। तो मैं आपको एक बार छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं बेटा कि जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो बच्चे इस टॉपिक को थोड़ा कवर कर लें, 2 दिन 4 दिन जो आपको टाइम लगे तब तक, क्योंकि इस टॉपिक में जितना मैंने पढ़ा दिया है अगर उसमें आप वीक रह गए तो आगे जो पढ़ाऊँगा उसमें मज़ा नहीं आएगा, नहीं आपको समझ में आएगा, सब ऊपर से जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री वीक हो गई तो फिर मैथ्स पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप अगले 3, 4 या 5 दिन तक जिन बच्चों का हो चुका है ये टॉपिक, जिन्होंने क्लास रेगुलर ली है वो इसका रिवीजन करें। जो अभी जुड़े हैं वो बच्चे YouTube से पढ़ें इसको और वापस इसको देख लें। जो बच्चे नए जुड़े हैं तो आप 3.2 तक जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ा दी वो चीज़ें एक बार देख लें। तो आपका ये कवर होने के बाद हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप 0 से शुरू कर सकते हैं। संजय कुमार बेटा कौन सा रिपीट, ये क्वेश्चन या कुछ और बात कर रहे हो? संजय कुमार ये क्वेश्चन रिपीट करना है, जल्दी बोलो। यूट्यूब चैनल बेटा, यूट्यूब चैनल नेम यही है, राजश्री इंटरनेशनल स्कूल के नाम से है, इसी से मिल जाएगा। तो बेटा अभी तक मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अभी तक जितना पढ़ाया है वो सारा आप एक बार वहाँ से कवर कर लो। ये लास्ट की जो वीडियो ये भी डल जाएंगी 1-2 दिन में। जब तक आप वो वीडियो कवर करोगे तब तक ये भी पहुँच जाएंगी। तो आप ये सारी चीज़ें कवर कर लो। जब 3.2 तक एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर आप इसके डाउट भी पूछ सकते हो आराम से अगली क्लासों में। डेली जब भी आपका मन करे डेली क्लास लो, तब आप डेली डाउट पूछ लिया करो। अब मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल सिंपल सा है। 3.2 तक बेटा मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 3.2 तक एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत ना आए। ओम खोला, हाँ बेटा बताओ, हैंड रेज किया है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अच्छा सा टॉपिक जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री में जितना पढ़ा है रिवाइज कर लेना। फिर जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा अगला टॉपिक, हम उसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री वापस स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप 3.2 तक थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओ। जो प्रॉब्लम है सारी बता दो कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम फिर उसको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे।
ठीक है बेटा। अब हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ रखा है, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है आपका। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए 10th क्लास में, उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा है टॉपिक से। तो आपके दोस्त वगैरह जो भी बच्चे कनेक्ट होना चाहते हो उनको इन्फॉर्म कर देना, नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जो इंटरेस्टिंग भी है और आपको अच्छा भी लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने इसलिए ब्रेक दिया है कि जितना पढ़ा दिया एक बार उसको रिवाइज कर लेना, ताकि हम आगे पढ़ें तो दिक्कत नहीं आए। बेटा अब देखते हैं हम इसमें आगे। ये आपका 6 नंबर का टॉपिक है। 6 नंबर का चैप्टर मान लो, टॉपिक मान लो, एक ही बात है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। ध्यान से समझना, ये अच्छा टॉपिक है, चैप्टर है 6 आपका, बुक है तो देख लेना। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ पार्ट 10th में पढ़ा था, कुछ पार्ट ये है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक चैप्टर 12th में है। तो 10th वाला आपको आता है थोड़ा बहुत, मुझे पता है सबको समझ में आता है टॉपिक, तो आपको ये भी अच्छे से कवर होगा, और 12th वाला भी एक चैप्टर आपका ऐसे मान लो कंप्लीट है इसको समझते ही। तो बेटा ध्यान से देखना, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से देखना, अच्छे से समझना, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना साथ में। देखो बेटा आपने ये पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस, पढ़ा है आपने, लीनियर इक्वेशन पढ़ी है आपने। यहाँ पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो मैं पहले ये बताऊँ आपको कि इक्वेशन में और इनइक्वेशन में, आप इसको इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज़ कुछ भी बोल दो, आपकी मर्जी है, या तो आपको इनइक्वेशन बोलो इसको या इनइक्वालिटीज़ बोलो। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें? तो इसमें तो बेटा जो साइन आता है वो इक्वल का आता है। किसका आता है? इक्वल का आता है। मतलब कुछ पार्ट होता है, कुछ इधर होता है, एक पार्ट LHS में होता है और एक RHS में होता है बेटा। तो एक पार्ट LHS में हो और एक RHS में हो, तो बेटा इसके अंदर हम ये देखें कि जो LHS वाला पार्ट है और RHS वाला पार्ट है, दोनों इक्वल होते हैं। अगर हम इसमें देखें तो LHS एक पार्ट, दूसरा RHS, दोनों इक्वल होते हैं। दो चीज़ें हैं आपके पास मान लो, तो दो चीज़ें हैं तो या तो दोनों बराबर होंगी। मान लो कि यहाँ दो बच्चे खड़े हैं, तो या तो दोनों की हाइट बराबर होगी, या एक छोटा और एक बड़ा होगा, या दूसरा छोटा वो बड़ा होगा, यही तो होगा। तो दो बच्चों को अगर कंपेयर करें तो या तो इक्वल होंगे वो, या एक छोटा एक बड़ा, दूसरा बड़ा या पहला छोटा, यही तो होगा। तो इक्वल वाली जो कंडीशन थी वो तो इसमें आ गई, इक्वल वाली कंडीशन इसमें आ गई, तो इक्वल वाली कंडीशन इसमें आ गई। तो इसका मतलब इसमें कौन सी कंडीशन आएगी फिर? छोटे बड़े वाली जो बच गई कंडीशन वो। तो दो चीज़ें हैं LHS और RHS, या तो आपस में बराबर होते हैं और आपस में इक्वल है तो इक्वेशन होंगी, और आपस में इक्वल ना हो, या तो ये छोटा हो या बड़ा हो, ये सब आते हैं किसमें? इन इक्वेशन में बेटा। इतना सब बच्चों को आ गया समझ में? इन इक्वेशन में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? इक्वेशन में जो होता है बेटा, इक्वेशन के अंदर आप LHS पार्ट RHS पार्ट दोनों कंपेयर करते हो इक्वल के साइन से,
और जो इनइक्वेशन है उसमें LHS और RHS पार्ट को जो कंपेयर करते हैं वो हम स्मॉल या ग्रेटर, या ये कहें कि लेस देन और ग्रेटर देन से कंपेयर करते हैं बेटा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो। आप अगर इसको बेसिक तरीके से नोट करना चाहें तो फटाफट बस ये लिख लो, फिर हम आगे शुरू करते हैं। इक्वेशन और इनइक्वेशन दो चीज़ें पढ़ रहे हैं हम। आप इसको इनइक्वेशन बोलो या इनइक्वालिटीज़, दोनों एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक इक्वेशन है और एक इनइक्वेशन है। तो बेटा देखो एक बात बताओ, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि x इज इक्वल्स टू वाई, इक्वल का साइन यूज़ किया है, मतलब ये इक्वेशन है। ध्यान से देखना, मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू वाई, तो ये एक आपके पास इक्वेशन है। तो अगर हम इसमें, ये तो हमें गिवन है, मान लो ऐसा आपको गिवन है, लेकिन बेटा अगर आप इसमें x को कुछ फिक्स मान लो, x को मान लो आप 5, इस इक्वेशन की हेल्प से आपने x को मान लिया 5, तो क्या आप y बता सकते हो कितना आएगा? क्या आप y बता सकते हो कितना आएगा इसमें? अगर आपने ये दिया हुई कंडीशन दी हुई है x इज इक्वल्स टू वाई, और आपने इसमें x को एज्यूम कर लिया 5 है, तो क्या y कितना आएगा? y का अगर हम आंसर बताना चाहें तो y आपका अपने आप ही कितना आया? 5 आ गया। कैसे? क्योंकि इसमें साफ साफ बोला है कि x जो होगा वही y होगा। इक्वल का साइन यही तो बताता है कि जो x होगा वही y होगा। तो हम बता सकते हैं इसमें कि x अगर 5 है, सो y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 5। यही क्या है? आपकी इक्वेशन है। इक्वेशन समझेंगे तो इनइक्वेशन भी समझ में आएगी बेटा। अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे समझ में आएगा आपके। दूसरी चीज, अगर मैं कहूं कि x लेस देन y, ध्यान देना, अब मैंने क्या कहा है? x लेस देन y। अब मैं वापस यहां मान लेता हूं कि x की वैल्यू 5 है, सो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा? अगर मैंने x को 5 मान लिया तो आपका y कितना आएगा? क्या इस बार भी 5 आएगा? बताओ, इस बार 5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने इक्वल का साइन ही हटा दिया। अगर आपने इक्वल का साइन हटा दिया है तो बताओ बेटा क्या आएगा? बताओ फटाफट। 9। रिप्लाई तो कर दिया है बेटा आपने 9, लेकिन बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, या हम क्या एज्यूम करें y की वैल्यू? बता सकते हो? y ग्रेटर देन 5। बेटा आपने बोला है ग्रेटर देन 5, वो सही है, 5 से बड़ी, अबोव 5 सही है। मतलब देखो इस बार y की वैल्यू फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ साइन दिया है कि x छोटा है और y बड़ा है। तो x आपने 5 माना है तो 5 छोटा रहेगा और y की वैल्यू 5 से बड़ी रहेगी, और बड़ी कुछ भी आ सकती है वो, आप उसको 5.1 मान सकते हो, 5.2 भी मान सकते हो, 6 भी मान सकते हो, 7, 8 कितनी भी मान सकते हो, 100 आगे भी जा सकते हो। आया कि नहीं आया समझ में? तो इस बार आपने इनइक्वेशन का साइन यूज़ किया बेटा, और इनइक्वेशन का साइन जब आप यूज़ करते हो उस केस में आप इक्वल का साइन, इक्वल वाली कंडीशन हट गई तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते दोनों वेरिएबल की। और जब इक्वल का साइन लगा हो, इक्वल के साइन में जो LHS है वही RHS होगा, और इनइक्वेशन में क्या होगा? LHS कुछ और है, RHS कुछ और आ जाएगा। यही तो फर्क है। आया सबको समझ में? ठीक है बेटा। अब आप लोगों को नंबर्स वगैरह आते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रियल नंबर आते हैं ना? ये 4-5 नंबर तो आते हैं आपको? नहीं आते हैं तो फटाफट हैंड रेज करो, मैं लिखवा देता हूँ। किन किन बच्चों को नहीं आते? नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल, जो भी नंबर है
नहीं आते फटाफट हैंड रेज करो, मैं लिखवा देता हूँ। शर्माने की ज़रूरत नहीं है कभी, आप ये सोचो। फटाफट आप दिख तो रहे ही नहीं, कोई बच्चा मेरे कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई नहीं, आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ, एक दो चीज़ और देख लो इसमें, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएंगे आपके। इनमें आपको शायद कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट रहा है? कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं आगे एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, वो समझना अच्छे से। मैंने शायद 10th में बताया ही नहीं थे आपको। अब हम इक्वेशन को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन का पीछा छोड़ देते हैं, इन इक्वेशन पे ही बढ़ते आगे कि इन इक्वेशन में क्या होता है। बेटा जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे ये x है और ये y है, मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें ये कहें पहली कंडीशन एडिशन, अगर आप दोनों तरफ कुछ ऐड करते हो तो बीच वाले साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ सेम चीज़ आप ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ x की वैल्यू 5 थी, मान लो कि ये जो x है, अगर ये 5 है आपके पास और ये y है, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं 10 है, अकेले x को 5 मान ले और y को 10 मान ले। हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि 5 इज लेस देन 10, पहली कंडीशन ये थी। तो दोनों में 5 ऐड करेंगे तो ये 10 बन गया, तो 15 हो गया अपने आप, बड़ा तो रहेगा ये अभी भी। अच्छा, लेस देन और ग्रेटर देन समझ में आता है आपको? लेस देन किसे बोलते हैं, ग्रेटर देन किसे बोलते हैं? थोड़ा बहुत तो आता होगा। देखो जिसको नहीं आता है मैं लिख देता हूँ, x is less than y। सेकेंड, ये लेस देन और ग्रेटर देन होता है बेटा। क्या होता है ये? इसके अंदर जिधर इसका ये मुंह खुला हुआ होता है, ओपन होता है, वो वैल्यू बड़ी होती है, जिधर क्लोज होती है वो छोटी होती है। तो इस केस में x छोटा है तो x इज लेस देन, x छोटा है किससे? y से, ठीक है। और यहाँ लिखा है x इज ग्रेटर देन y, तो x इज ग्रेटर देन y का मतलब है कि x ये लिखा है, x की तरफ माउथ ओपन है, मतलब ये बड़ी वैल्यू है, तो x ग्रेटर देन बड़ा है किससे? y से। बेटा अब इसमें आ जाओ आप, एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बड़ा है बड़ा रहेगा, छोटा है छोटा रहेगा। सेम चीज़ आप सब्ट्रैक्शन में भी यूज़ कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसमें से कम करते हो, दूसरे वाले में से भी कम करते हो, तो जो बड़ा है बड़ा रहेगा, छोटा है छोटा रहेगा, ठीक है। दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, मल्टीप्लाई, जहाँ फर्क पड़ता है मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई में बेटा क्या होता है कि जैसे x लिखा है, y है, आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? कि जैसे मान लो कि इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी कर दो, सही है दोनों चीज़ें। लेकिन अगर आपके पास x लेस देन y है और आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये छोटे बड़े हो जाते हैं, जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है, बड़े वाला छोटा हो जाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसमें बार बार यूज़ होगी, समझ लेना अच्छे से, ये वाला साइन,
किससे फ़र्क पड़ा? माइनस के मल्टीप्लाइज। और इतनी बड़ी रामायण कोई काम की नहीं है। बस मेन चीज़ क्या है कि अगर हम इन इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। जो नंबर बड़ा है वो छोटा हो जाता है, छोटा नंबर बड़ा हो जाता है। कैसे होता है? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि ये 3 9 है और ये 2 है। इसमें बड़ा कौन है? 3 है। इतना सबको पता है। एक बार 3 लिख दिया और एक बार 2 लिख दिया। इनमें बड़ा कौन है? 3 है। लेकिन अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इसको भी और इसको भी, तो बताओ इस बार बड़ा कौन होगा? -3 और -2 में से बड़ा कौन होगा? -3 और -2 में से बड़ा कौन होगा? क्या बता सकते हो? जल्दी से रिप्लाई करो। वीडियो जिनको नहीं आ रही है वो भी रिप्लाई करते हैं। कैसे बच्चे? वीडियो भी नहीं आती, रिप्लाई भी करते हैं। वेरी गुड। कौशिक रिप्लाई आ गया है। संजय आपका भी आ गया है। खुशी आपका भी रिप्लाई आ गया। सबका रिप्लाई आ गया है। वेरी गुड। कौन बड़ा आएगा? -2। मतलब इस बार बड़ा कौन आया? तो माइनस से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो बेटा आपको समझ में आया कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वलिटी का साइन है, इन इक्वेशन का साइन है, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। अब हम आगे देखते हैं। देखो बेटा आगे देखते हैं। अब आपको जो करना है, आ जाते हैं एग्जाम्पल, 1 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। टाइम कम बचा हुआ है थोड़ा। एग्जाम्पल देख लेते हैं 1 2, ताकि जितना पढ़ा है थोड़ा बहुत यूज़ करना भी सीख लो उसको। आपको नोट करना है, नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हम आगे बढ़ते हैं। फिर स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, सब करो। बेटा इसमें न्यू एडमिशन भी है क्या आपकी क्लास में? जो बच्चा जुड़े हुए हैं उनमें से, या सारे पुराने बच्चे हैं? न्यू एडमिशन भी है। देखो बेटा एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, ध्यान से समझना। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे, कंसंट्रेट रखोगे तो आ जाएगा आराम से। इसमें जैसे दिया हुआ है, इसमें दिया है कि सॉल्व 30x लेस देन 200। जो 30x की वैल्यू है 200 से कम है, when x is a नेचुरल नंबर। x आपका क्या है? नेचुरल नंबर हो। दूसरा इसी में दिया है आपके पास, इसी का सेकंड पार्ट, x इज एन इंटीजर नंबर। अच्छे से समझ लो, चाहे एक ही क्वेश्चन हो, लेकिन अगर वो आपको आ गया अच्छे से तो फिर बाकी के क्वेश्चन बहुत आसान है। उसमें हर क्वेश्चन में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इतना। x इज एन इंटीजर। x कैसा नंबर हो? इंटीजर नंबर हो। फर्स्ट वाले में बोला है नेचुरल नंबर हो। तो बेटा देखो कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि x आपका नेचुरल नंबर है, तो पहले x निकालते हैं। पॉसिबिलिटी क्या क्या आएगा? x की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? देखो देखो बेटा, इसमें ये आपकी इक्वेशन थी 30x। मैंने कहा था कि इक्वेशन के दोनों तरफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आप किसी कांस्टेंट से करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कब पड़ता है? जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, बाकी सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा।
अब हम इसमें देखते हैं, अगर मैं 30 से डिवाइड करूं दोनों तरफ, क्या आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, फर्क पड़ता है माइनस से मल्टीप्लाई करने से। ये कट गया, तो जो आपके पास आया वो आया x इज लेस देन 20/3। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, दिख तो रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे इतना आएगी, मतलब x की वैल्यू 6.66 से कम आएगी, x की वैल्यू 6.66 से कम आएगी। तो बेटा x की वैल्यू 6.6 से कम आएगी तो कितनी चाहिए आपको? आपको केवल और केवल कौन सी वैल्यू चाहिए? नेचुरल नंबर। और इसमें से नेचुरल नंबर कौन है? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब आप नेचुरल नंबर लेंगे आपको तो केवल 6.6 से कम तक ही लेने हैं। तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया है यही पॉसिबिलिटी है नेचुरल नंबर की आपके साथ, क्योंकि आपको तो केवल 6.6 से कम ही लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने। इतना आ गया सब बच्चों को। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकेंड पार्ट पे जाएं बेटा। सेकेंड पार्ट में उसने बोला है 30x इज इक्वल्स टू 200, देन सॉरी इनइक्वलिटी चल रही है। अब हम वापस इसको डिवाइड करते हैं, इसको भी 30 से करते हैं। जब डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या आएगा आपके पास? यहाँ 30 से 30 कैंसिल हो गया, 0 से 0 हट गया, तो आपके पास जो बचेगा वो आ गया x लेस देन 20/3। तो बेटा x की वैल्यू 20/3 वही इधर आया था, 20/3 से कम है। लेकिन कम है तो कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, बस यही तो बताना है हमें। तो हमारा आंसर तो ये आ गया कि 6.6 अप्रॉक्स वैल्यू ये है कि x की वैल्यू 6.6 से कम है। लेकिन अब जो आंसर लेंगे वो इंटीजर नंबर आना चाहिए। तो इंटीजर नंबर 6.6 से छोटा कौन सा होता है बताओ बेटा? 6.6 से छोटे इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? 6 होता है, 5 भी होता है, 4 भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1। बताओ बेटा है कि नहीं है? माइनस इन्फिनिटी तक 6 से लेके 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो भी है, 0, -1, -2, -1 इन्फिनिटी तक। इस बच्चे ने अभी हैंड रेज किया था, अपनी प्रॉब्लम बताए और इसको नोट कर ले।